नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और आज का हमारा मुद्दा है चक्रव्यूह में रामनिवास मोहन से जीत की आस। तो दोनों ही दल जो हैं बहुत महत्वपूर्ण मुकाबला है बाय इलेक्शन का। लेकिन इससे पहले कि हम डिबेट की तरफ चलें, पहले देखेंगे ये रिपोर्ट और रिपोर्ट के बाद फिर डिबेट की तरफ। रामनिवास रावत मोहन सरकार में कैबिनेट मंत्री। कांग्रेस छोड़कर रावत जब से बीजेपी में गए हैं, कांग्रेस उन पर हमलावर है। मौका उपचुनाव का है तो हमलों की धार लगातार तेज होती जा रही है। कांग्रेस रामनिवास को चक्रव्यूह में फंसाने के लिए हर संभव कोशिश कर रही है। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार पूरे लाभ लश्कर के साथ विजयपुर में मोर्चा संभाल रहे हैं। कांग्रेस चुनावी लड़ाई में रावत को घायल करने के लिए तरकश से हर तीर चला रही है। कि जो बिकाऊ है कभी टिकाऊ नहीं होते। अब रामनिवास रावत को अगर राम वहां से हटा दो तो निवास है, निवास का मतलब घर। तो अब रावत को घर भेजना है, यहाँ की जनता घर भेजेगी। किसान को बिजली नहीं मिल रही, खाद नहीं मिल रही, तो किसान हो चाहे आदिवासी हो, सब लोग की आज समस्या है। मैं समझता हूँ कि विकास के नाम पे चुनाव होना चाहिए। रामनिवास जी ने जिस प्रकार अपनी मां समान पार्टी को धोखा देकर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए, और मेरा तो ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी पर छल के अलावा कुछ बचा नहीं है। इस बार जनता ने मन बना लिया है कि कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी, मुझे लगता है, ऐतिहासिक विजय की ओर है। कांग्रेस के चौतरफा हमले झेल रहे रामनिवास रावत का कहना है कि वो विकास के लिए बीजेपी के साथ आए हैं। रावत का दावा है कि मुख्यमंत्री के साथ वो विकास की नई गाथा लिखेंगे। वहीं कांग्रेस के चक्रव्यूह को तोड़ने बीजेपी ने पूरी सेना उतार दी है, जिसकी अगुवाई प्रदेश के मुखिया मोहन कर रहे हैं। रावत के साथ पार्टी को भी सीएम मोहन यादव के प्रयासों से जीत मिलने का भरोसा है। मुख्यमंत्री खुद इसको लेकर विश्वास से भरे हुए हैं। विकास शुरू से लेके अभी तक विकास, पार्टी ज्वाइन की है तब से लेके अब तक लगभग 1000 करोड़ रुपए के इस क्षेत्र के लिए दिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने। यह मध्य प्रदेश सरकार से स्वीकृति जिन कामों की आवश्यकता दिलाएंगे। मेरा पहला मिशन खेत के किसान के हर खेत को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराना है। विकास के मामले में यशस्वी प्रधानमंत्री के साथ जो विश्वास देश ने हासिल किया, उसका परिणाम हमको यहाँ भी दिखाई दे रहा है। बुधनी भी और विजयपुर भी दोनों प्रचंड बहुमत से जीतेंगे। जिस प्रकार का वातावरण बन रहा है, मैं मान के चलता हूँ कि काफी अच्छे ढंग से हमारा ये रिजल्ट आएगा। कांग्रेस का प्लान साफ है। वो किसी भी कीमत पर रावत को उलझाकर विजय पताका फहराना चाहती है। वहीं बीजेपी कांग्रेस के इस गढ़ में भगवा झंडा लहराना चाहती है। दोनों तरफ से महारथियों ने मैदान संभाल रखा है। कांग्रेस के चक्रव्यूह में फंस रहे रावत को मोहन के भरोसे जीत की आस है। एक बार फिर आपका स्वागत है आज का मुद्दा में, और सीधे चलेंगे उन सवालों की तरफ जो हमें बताएंगे कि ये विजयपुर की जो जंग है, लड़ाई है, चुनावी चक्रव्यूह है, इसका महारथी कौन साबित होगा, कैसे होगा और क्या वहाँ सूरत हाल है। पहला सवाल है, क्या कांग्रेस के चक्रव्यूह में उलझ गए हैं रामनिवास रावत? पहला सवाल। दूसरा सवाल, क्या मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के मैजिक से आसान होगी विजयपुर की विजय की राह? और तीसरा सवाल है, क्या उपचुनाव में गढ़ बचाना कांग्रेस के लिए चुनौती होगा? क्योंकि बीजेपी कई बार शुरुआती लेवल पे जिस तरह से नज़र आती है और अंतिम चरण में वो जिस तरह से नज़र आती है, बड़ा अंतर होता है, और ये बड़ा अंतर ही बड़ा गेम चेंजर भी होता है। तो देखते हैं क्या विजयपुर की कहानी फिर यही दोहराती है या इस बार कांग्रेस कुछ अपना गुल खिलाती है। जो मेहमान हमारे साथ हैं उनसे मुलाकात कर लीजिए। वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक दिनेश गुप्ता जी हमारे साथ हैं, उनका बहुत स्वागत करता हूं मैं। अजीत भदौरिया जी हैं, कांग्रेस के सीनियर लीडर, कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन, उनका बहुत स्वागत है। और ब्रिज गोपाल लोया जी हैं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता और स्पोक्स पर्सन, उनका भी बहुत स्वागत है। दिनेश जी, कहानी हर बार कांग्रेस की उम्मीद से शुरू होती है। बहुत बढ़िया है, कांग्रेस का माहौल बहुत अच्छा है, चाहे वो बात आप करिए अमरवाड़ा की मध्य प्रदेश में, या आप छिंदवाड़ा की बात करिए, या फिर आप बात करिए हरियाणा की। ऐसे तमाम रण में शुरू में ऐसा लगता है कि कांग्रेस आगे है और अंत तक
बदल जाती हैं कहानियां, स्पीकुलेशंस, नहीं भैया अब तो बीजेपी ने बड़ी बढ़त हासिल कर ली है, बीजेपी का करिश्मा चल गया। विजयपुर ये वो रीजन है जिसको आप और बखूबी समझते हैं क्योंकि आप भी ग्वालियर चंबल से आते हैं। कैसे देख रहे हैं विजयपुर की राह, किसके लिए कठिन, किसके लिए आसान? चलिए मैं लौटूंगा आपकी तरफ थोड़ा, अभी आपका जी। चलिए तो मैं पहला रिएक्शन अभी लेता हूं अजीत भदौरिया साहब के बजाय लोया साहब की तरफ चलते हैं। पहले ब्रिज गोपाल लोया जी। लोया जी, आप कैसे देखते हैं इस जंग को और आपका आधार क्या है कि आपकी ताकत इस इलेक्शन में पूरी ताकत से आप यहाँ स्ट्रेंथ के साथ बने हुए हैं? जी देखिए शरद जी, अभी आप जब दिखा रहे थे तो उसमें उमंग सिंगार जी ये कह रहे थे कि यहाँ चुनाव विकास के नाम पर हो रहा है, जनता विकास के नाम पर वोट देगी। और विकास और भारतीय जनता पार्टी एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। कांग्रेस में यहाँ विजयपुर विधानसभा में शायद ऐसा कोई मंडल नहीं है जिसमें मैं जाकर नहीं आया हूं, और अभी जब आपसे संवाद कर रहा हूं वहीं हूं। तो मुझे लगता है कि यहाँ एक एक सड़क, यहाँ के डैम, यहाँ की नहरें, यहाँ के पेयजल की योजनाएं, यहाँ का 100 बिस्तर का अस्पताल, यहाँ का सीएम राइज स्कूल, एक एक चीज भारतीय जनता पार्टी की सरकारों के विकास की कहानी को बयां करता है। दूसरा, आपने इसमें एक शब्द जोड़ा कि ये कांग्रेस का गढ़ है। ये कांग्रेस का गढ़ नहीं था, ये रामनिवास रावत जी का गढ़ था। तो रामनिवास रावत जी उस समय भी जीतते रहे जब कांग्रेस पूरे मध्य प्रदेश में हारती रही। इन परिस्थितियों में आप देखेंगे कि आज रामनिवास जी और भारतीय जनता पार्टी दोनों एक साथ हैं। और जब आप देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जब चुनाव लड़ती है तो अपने कार्यकर्ताओं की दम से लड़ती है। एक एक बूथ पर हमारा कार्यकर्ता मुस्तैदी से तैनात है। हमारे वरिष्ठ नेताओं के लगातार प्रवास वहां प्रारंभ है। और एक बात जो सबसे महत्वपूर्ण है कि यहाँ जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है और कांग्रेस का जो जी एक साथ कदम ताल करके चुनाव लड़ रहा है। और ये जो 1 और 11 की स्थिति यहाँ है विजयपुर में, वो भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस से कोसों आगे करती है। चलिए मैं क्विक रिएक्शन लेकर अजीत भदौरिया जी की तरफ चलूँगा जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं और सीनियर लीडर हैं। अजीत जी, आपने बात सुनी। अब बीजेपी ये कह रही है कि गढ़ तो रामनिवास रावत जी का है और यही बीजेपी की रणनीति है कि जहाँ वो नहीं जीत पाती तो गढ़ ही उखाड़ के ले आती है अपने साथ, यानी कांग्रेस के नेता को ही उखाड़ के ले आती है कि अब क्या कर लेंगे आप, हमने तो आपका गढ़ ही नेता समेत उखाड़ लिया। जी देखिए आदरणीय शरद जी, लोया जी बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी के सच्चे कार्यकर्ता नजर आते हैं, बिल्कुल स्वयंसेवक सच्चे नजर आते हैं। झूठ बोलो, जोर से बोलो, बार बार बोलो। कौन सा भैया डैम है विजयपुर में, ये नाम नहीं बता पाएंगे। किस जगह पे 100 बिस्तर का अस्पताल है, ये उस जगह का नाम नहीं बता पाएंगे। ये वहाँ की सड़कें उखड़ी हुई हैं, मेन अप्रोच रोड उखड़ी हुई है, जो शिवपुरी से श्योपुर की तरफ जाती है वो रोड उखड़ी हुई है, जो गोरस चौराहे से लेके विजयपुर तक रोड जाती है वो रोड उखड़ी हुई है। कौन सी रोड की सड़क की बात कर रहे हैं मेरे भाई? मैं तो वहीं का रहने वाला हूँ, उसी शिवपुरी जिले का बगल से डेली आना जाना है। तो झूठ मत बोला करो, और खास तौर से आदरणीय शरद जी के सामने तो बिल्कुल मत बोला करो। अच्छा, दूसरी बात आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी आदरणीय शरद जी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी, सबसे ज्यादा इनके पास कार्यकर्ता। वो बेचारे सीताराम आदिवासी जी की का टिकट काटा, मेवरा जी का दिया, अब मेवरा जी का काट के रामनिवास जी को लेके आए। वो रामनिवास जी जिनको प्रताड़ित किया भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, उनके कॉलेज को गिराया, उनके पेट्रोल पंप की मान्यता जितनी परमिशन थी सबको निरस्त करवाया। इतना भारतीय जनता पार्टी ने उनको प्रताड़ित कर दिया कि उनको भारतीय जनता पार्टी के सामने घुटने टेकने पड़े। भैया ऐसा क्यों करते हो? क्या आपकी सरकार गिर रही थी क्या एक विधायक के बिना? तो इसलिए कहीं ना कहीं ऐसा है आदरणीय शरद जी कि भारतीय जनता पार्टी आंतरिक रूप से पूरी तरीके से खोखली हो चुकी है। चाहे वो उसके नीति, न्याय, सिद्धांत, विचार हो, ये भारतीय जनता पार्टी में आप आरोप लगा रहे हैं खोखला होने का। आप सॉलिड हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं सर? क्योंकि आप सॉलिड होंगे तो लोकतंत्र की मजबूती के लिए बहुत जरूरी है ये संविधान और लोकतंत्र। आदरणीय शरद जी, कांग्रेस पार्टी जैसा और इंडिया गठबंधन जैसा मजबूत विपक्ष है, इसलिए इस देश में बचा हुआ है। ये आप बहुत अच्छी तरीके से भांति से समझते हैं कि अगर इतना मजबूत विपक्ष ना हो
कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में, तो कब का ये लोग संविधान को ही बदल के रख दें। ये वस्तु स्थिति है। ये भारतीय जनता पार्टी के विजयपुर में चलिए, आपके कार्यकर्ता मित्र की कुछ बात कहना करते चाह रहे हैं, तो उनका डिप्टी रिएक्शन लेता सेक्रेटरी हूं। बन को जी ब्रजगोपाल जी बोलिए। बन को क्यों वहां पे आपने कलेक्टर के रूप में पदस्थ किया? रिटर्निंग ऑफिसर उदय सिकरवार बार बार वहीं आके पदस्थ क्यों होते हैं जहां उपचुनाव होते हैं? बोलिए कांग्रेस लोया साहब। पार्टी दीपक जोशी जी ने भी अपना साथ छोड़ दिया है, उनका हाथ छोड़ दिया है। और ये जो स्थितियां हैं कांग्रेस में, ना वो तो आपसे जीतू अपनी पटवारी पार्टी जी की संभल रही प्रतिक्रिया है। सुन ली आप आपने। आरोप लगा सकते हैं, मगर आपको याद होगा जिस संविधान की आप यहाँ बैठकर दुहाई दे रहे हैं, उस संविधान की खाली पुस्तकें अभी अभी राहुल गांधी जी के कार्यक्रम में बांट दी गई, जिसमें संविधान के एक शब्द का उल्लेख नहीं है, केवल ऊपर लिखा है भारत का संविधान, और लाल डायरी जी आपने बांट दी। मैं दुर्भाग्य में फिर से कह रहा हूँ, एक बात आप समझ लें, ये देश जनता की मर्जी से चलता है। यहाँ जनतंत्र है, ये लोकतंत्र है, लोक मर्जी से चलने वाला प्रदेश है। आप चाहते हैं, जो आप बार बार एक शब्द का इस्तेमाल करते हैं कि कौन आदमी गद्दार है, एक बात को आप हमेशा याद रखिए अशोक जी, ये लोकतंत्र है। जनता के प्रति वफादार रहना ही जनप्रतिनिधि की एकमात्र योग्यता है। और आज भारतीय जनता पार्टी की ना तो सरकार दिक्कत में थी और न रामनिवास जी के पास विधायक होने की आवश्यकता थी। चलिए मैं वो लौटता हूं, विधायक मैं हैं, लौटता हूं। परंतु इसके बाद भी विकास की लालसा ने यदि उन्हें एक चुनाव में भेजा है तो ये बहुत बड़ी बात होती है, ये साधारण घटना नहीं है। चलिए दिनेश जी, मैं आपकी तरफ आ रहा हूं। एक सवाल का जवाब तो अपने आप ही मिल गया, जो लोया जी ने कहा कि वहाँ कांग्रेस अपनी स्ट्रेंथ पे नहीं बल्कि रामनिवास रावत जी ताकत पर जीतती थी। ये एक महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही कि वो उसकी वजह से जीतते रहे। अब सवाल ये है कि इस तरह से तो बीजेपी की रणनीति बहुत साफ है कि वो कांग्रेस के नेताओं को लेकर आती है, लेकिन आगे की जो परिस्थितियां हैं, क्या आपको लगता है, क्योंकि अभी तक हमने बाय इलेक्शन में देखा कि ये चीज़ कभी बीजेपी के खिलाफ नहीं गई, कितने भी नेताओं ने दल बदल किया, लेकिन जनता ने अभी तक ये जवाब नहीं दिया है कि दल बदल उसे पसंद नहीं है। जी दिनेश जी, सुन पा रहे हैं आप? चलिए, आज कुछ तकनीकी समस्या ऐसी है कि उसको हम थोड़ा सा बियर कर रहे हैं, उससे परेशान हो रहे हैं। हमारी टीम लगी है लगातार और हम कोशिश करेंगे और फिर प्रयास हासिल करेंगे। भदौरिया साहब, आप कुछ टिप्पणी करें, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। जी देखिए आदरणीय शरद जी, कांग्रेस पार्टी की स्ट्रेंथ है जनता के साथ, इसीलिए आज पूरी भारतीय जनता पार्टी को कोई भी उपचुनाव हो, आप अमरवाड़ा का रिजल्ट देख लीजिए आदरणीय शरद जी, 17 राउंड में से 11-12 राउंड कांग्रेस पार्टी आगे चलती है। फिर 1.5 घंटे का लंच किया जाता है। आप काउंटिंग में कहाँ पे लंच होता है, आप मुझे बता दीजिए। मैंने तो आज तक अपने राजनीतिक जीवन में नहीं देखा कि कभी काउंटिंग में लंच हुआ और 1-1.5 घंटे का वो होता है, उसके बाद परिस्थितियां बदल जाती हैं। तो ये मैनिपुलेशन के आधार पे भारतीय जनता पार्टी केवल जीत रही है, तंत्र के आधार पर। जीतते भी तो है भदौरिया जन के आधार पे भारतीय जनता पार्टी रिजेक्टेड है। लोकसभा इलेक्शन में क्या हुआ, वहां तो लंच से कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर कुछ राज्य हैं, हिमाचल प्रदेश में आपकी सरकार है, कर्नाटक में आपकी सरकार है, कहाँ क्या फर्क पड़ा? जी आप दिनेश गुप्ता जी को फोन पर ले लीजिए। मेरा टीम से आग्रह है कि दिनेश गुप्ता जी को फोन पर ले लीजिए तत्काल, और ज़रूरी नहीं है कि हम उनको इससे कनेक्ट कर पाएँ। आप प्लीज़ जल्दी कीजिए इसमें। जी हाँ जी, भदौरिया साहब बोले। देखिए आदरणीय शरद जी, पूरा देश इस बात को समझ रहा है कि किस तरीके से पोलराइजेशन भारतीय जनता पार्टी कर रही है। आज उनका मुख्य नारा क्या है? बटेंगे तो कटेंगे। इस तरीके का नारा तो जब से देश आज़ाद हुआ है, संविधान लागू हुआ है, तब से नहीं कभी किसी ने देखा ना सुना। भारत जैसे सभ्य देश में, शांत देश में उस तरीके के पोलराइजेशन करके आज डेवलपमेंट की कहाँ बात हो रही? कहीं पे भी देख लेंगे आप। सरकारों का जिस तरीके से हस्तांतरण हो रहा है, आप कह रहे हैं कि इस तरीके के रिजल्ट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आते हैं। उपचुनाव हुए सरकार का जनता हस्तांतरण किया था भारतीय जनता पार्टी ने। आप देखेंगे कि बिना उसके मंत्री बना दिया, विधायकों के सब लोगों को मंत्री बना दिया थोक में कि जीत के आ जाएं। उसमें भी जनता ने कई लोगों को घर पे बिठा दिया। तो ये जनतंत्र है। लेकिन ये दलीलें, माफ कीजिएगा, चलने वाला नहीं है। ये दलीलें आप
कुशासन बहुत चलता है, अंग्रेजों भदौरिया का साहब, अत्याचार भदौरिया साहब चला, बहुत संजीदा लोगों को नेता हैं ऐसा आप। लगा कि भाई देश आजाद लेकिन नहीं ये होगा, गले उतरने परंतु वाली हमारे दलीलें नहीं है सर। स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने अब लगता है उन हिम्मत तक नहीं मेरी हारी, वो आवाज नहीं जा रही, लगातार आज लड़ते रहे गड़बड़ का ही और दिन है लगता है। 1947 दिनेश को जी, देश आजाद किया। आप बोलिए वही इस जी, तरीके आपकी के ये टिप्पणी लोकतंत्र के जी। लुटेरे हैं भारत नहीं, देखिए शरद जी, दोनों को हम सुन रहे थे। वहां विजयपुर में आप रामनिवास रावत का कहें, भारतीय जनता पार्टी जैसा कर रही है, कांग्रेस कह सकती है कि उनका, अल्टीमेटली रामनिवास रावत की जो सियासत थी वो कहीं ना कहीं वो कांग्रेस के वोटों को लेकर ही थी। जो जी। वहां स्थितियां हैं वो कांग्रेस अपने पक्ष में देखेगी, बड़ा स्वाभाविक सा है उनके लिए ये देखना। लेकिन जिस तरह की लीडरशिप की आवश्यकता होती है, जो हम देखते हैं हर इलेक्शन में कांग्रेस कहाँ चूकती है कि उसके पास वो लीडरशिप नहीं होती जो भारतीय जनता पार्टी के पास होती है। वो किसी भी विधानसभा क्षेत्र में, लोकसभा क्षेत्र में जिस तरह की रणनीति बनाते हैं और इलेक्शन को बिल्कुल मजबूती से पकड़ के रखते हैं, वो हमेशा कांग्रेस को नुकसान पहुंचाता है। और यहाँ भी वही स्थिति है। आप देखिए, जो प्रयोग भारतीय जनता पार्टी ने एक चुनाव पहले किया था आदिवासी कैंडिडेट का, वही प्रयोग कांग्रेस पार्टी ने किया है। लेकिन उस प्रयोग के साथ जो और भी चीजों की आवश्यकता है, जो मुद्दों की आवश्यकता है, एंटी इनकम्बेंसी होगी, निश्चित तौर पर होगी, क्योंकि रामनिवास रावत कोई नया चेहरा नहीं है। वो यदि आज ये कहें कि भाजपा सरकार में आने के बाद उन्होंने ये कर दिया है, तो स्वाभाविक से सवाल है कि इसके पहले क्या हुआ था। दिनेश जी, यहाँ एक और सवाल है कि कांग्रेस की जो दलीलें हैं, वो दलीलें क्या लोगों को वो डाइजेस्ट करते हैं उन दलीलों को, या आपको कुछ नया लाना पड़ेगा, कहने का तरीका आपका बदलना पड़ेगा आपको? आपके आरोप वही हैं कि साहब आप हमारे नेता ले आते हैं। अब ये राजनीति का ऐसा चेहरा है जो 2024 से, माफ कीजिएगा, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये जनता भी क्या इसको बहुत बड़ा अनाचार, इसको अपराध मानती है क्या? अगर मानती होती तो अपना फैसला सुनाती। जब जनता को ही स्वीकार्य है ये सब, तो आप क्या करेंगे? और फिर सवाल ये भी है कि अगर आप होते बीजेपी की जगह, तो क्या इन परिस्थितियों का फायदा आप नहीं उठाते कि आपके बड़े नेता 20-22 विधायक लेकर आने वाले हों? आपको क्या लगता है कांग्रेस क्या त्रुटि कर रही, क्या उसको इलेक्शन कैंपेन की जनता के मन तक पहुंचे हो? जी देखिए, बहुत सारी चीजें हैं शरद जी। कांग्रेस के पास जो पुरानी, जब हम कांग्रेस को याद करते हैं और आज जब हम कंपेयर करते हैं, तो सबसे बड़ी चीज होती है कि ग्राउंड लीडर, जिसको पकड़ होती है हर चीज पर, वोटर पर पकड़ होती है, एक अपील होती है। आप लीडर बन सकते हैं, लेकिन पब्लिक अपील कैसे होगी आपकी? आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी में भी आप ऐसा नहीं कह सकते कि सारे नेताओं की पब्लिक अपील है। जी, तो वो पब्लिक अपील एक ऐसी चीज है जो लोगों को कहीं ना कहीं वो कांग्रेस से नहीं जोड़ पा रही। ऐसे नेताओं की कांग्रेस के पास आज कमी है। जिस समस्या से भारतीय जनता पार्टी कभी जूझा करती थी लीडरशिप से, वही स्थिति आजकल कांग्रेस पार्टी में है। और कांग्रेस जमीन पर काम नहीं कर रही है, वो अपने लीडरशिप को डेवलप करने का काम नहीं कर रही है। वो केवल जो हो रहा है कि एक लीडर आपने बना दिया, प्रदेश अध्यक्ष बना दिया, नेता प्रतिपक्ष बना दिया, पहले भी कई बार हुए हैं। लेकिन जनता की पकड़ हो, गांव में हो, पोलिंग स्टेशन पर हो, पोलिंग स्टेशन का मैनेजमेंट हो, क्योंकि आज की जो भारतीय जनता पार्टी है वो बड़े साइंटिफिक ढंग से चुनाव लड़ती है, बड़े ढंग से उसका जो होमवर्क होता है वो पोलिंग स्टेशन का होमवर्क होता है। लेकिन कांग्रेस पार्टी का क्या है, वो एक चुनावी सभा करते नेता और चले जाते हैं, पोलिंग स्टेशन पर उनका ध्यान नहीं होता। फिर बाद में चुनाव नतीजों के बाद हम देखते हैं कि वो ईवीएम की बात करते हैं। लेकिन जब इनिशियली आप पोलिंग स्टेशन को फेस नहीं करेंगे। बड़ी महत्वपूर्ण बात कही आपने। नटशेल में ये बात जो दिनेश जी कह रहे हैं कि कांग्रेस आज भी ये उम्मीद लगाकर बैठती है कि बीजेपी से इतनी नाराजगी है कि हमें उतना कुछ करने की जरूरत नहीं है जितना बीजेपी करती है, इसका फायदा मिल जाएगा। रामनिवास रावत जी से बहुत नाराजगी है, वो जगह भी इस तरह की है कि लोग वहाँ दुखी हैं, इसका फायदा मिल जाएगा। और बीजेपी एक स्टूडेंट की तरह जो बहुत मेहनत करता है, वो सारी चीज़ें ढूंढती है, जबकि हो सकता है वो रॉन्ग फुट पर हो, क्योंकि उसने कांग्रेस के एक नेता को तोड़ के अपने पास बुला लिया, लेकिन उसके बाद भी वो उस निर्णय को सही साबित कर देती है। लोया साहब, चुनौती तो आपकी भी रहती है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये आक्षेप आपके ऊपर बिल्कुल सही लगता है कि आपकी हालत वहाँ मजबूत नहीं थी, इसलिए आप कांग्रेस से नेता ले आए, बजाय कि आप अपने नेता की ताकत बढ़ाते, जो वहाँ से लगातार पिछले चुनावों से लड़ता आ रहा है और हारता आ रहा है। जी
शरद जी देखिए, मैं जब विजयपुर में हूं तो मैं निश्चित ये जरूर चाहूंगा कि आपके दर्शकों तक कुछ ऐसे फैक्ट्स पहुंचे जी। जो वास्तव में स्थिति को बताते हैं। हम्म। 2023 में विधानसभा चुनाव होता है, यहाँ एक बीरपुर मंडल है भारतीय जनता पार्टी जी। का। वहां भारतीय जनता पार्टी 13,000 मतों से हार जाती है। फिर लोकसभा का चुनाव आता है जब रामनिवास जी भारतीय जनता पार्टी में होते हैं, और भारतीय जनता पार्टी उस मंडल से 20,000 मतों से चुनाव जीतती है। ये भारतीय जनता पार्टी की और रामनिवास जी की मिलीजुली ताकत का प्रमाण है। मैं एक बात और कहता हूं, आज उमंग सिंगार जी वहां दौरे पे थे। वहां हमारे शहरिया आदिवासी भाइयों का बहुत बड़ी संख्या वहां पर है। वहां शहरिया बहनों ने जब उनसे ये पूछा कि आपकी 15 महीने की सरकार बनी थी, आपने शहरिया बहनों का 1,000 रुपए प्रतिमाह जो बेहतर आहार के लिए शिवराज जी देते थे, वो क्यों बंद किया, तो इसका कोई जवाब नहीं था। तो कांग्रेस दरअसल अपने पांव अपने गले में फंसा लेती है। कांग्रेस की समस्या यह है। दूसरी बात क्या है, कांग्रेस का नेतृत्व जो पाप करता है, उस पाप का परिणाम कांग्रेस का कार्यकर्ता भोगता है। तो ये जो कांग्रेस की स्थितियां पूरे प्रदेश में है। आज एक और बात बताता हूं, दीपक जी ने आज कांग्रेस छोड़ी। आप एक बात को गौर करिए, ये बड़ा बड़ा सिंबॉलिक है कि कांग्रेस में जितने लोग भारतीय जनता पार्टी से गए छोड़कर, वो सब वापस आए, परंतु जो लोग कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आए, उन्हें कार्यकर्ता ने भी अपनाया और उन्हें जनता ने भी सम्मान दिया और जनता ने भी अपनाया। तो ये एक बहुत समझने की लेकिन लोया बात साहब, है। क्या आपको नहीं लगता कि ये सवाल तब और ज्यादा मौजूद होगा जब कभी कांग्रेस सत्ता में हो? क्योंकि अभी सत्ता की चाशनी का आकर्षण भी ऐसा होता है कि बड़े बड़े उसके आगे। जी जी देखिए शरद जी, ये बिल्कुल निश्चित मौजूद है, परंतु इतिहास गवाह है कि भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता विचारधारा से जुड़ा होता है, वो कभी कांग्रेस आपकी ले इस नहीं बात- जा इस पाई, बात और से अगर ले सहमति गई है तो जताई उसे जा रख सकती है। नहीं पाई। हाँ, आपको याद जी होगा, हाँ, मैंने एक डिबेट में ये कहा था आपसे कि कांग्रेस में रखने का सामर्थ्य नहीं है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को। तो ये जो हमारी विशेषता है, वही हमारे आकर्षण का कारण भी है। दिनेश जी, एक छोटा कमेंट इसी जो लोया साहब ने जो बात कही उस पर, फिर मैं भदौरिया साहब की तरफ चलूंगा। जी नहीं, एक तो शरद जी लोया साहब की जो आप बात थी वो पूरी तरह मैं सुन नहीं पाया, ऑडियो थोड़ा सा वीक था, तो जी मुझे थोड़ा सा बता देंगे तो मैं फिर उस पर। हाँ जी, उनका ये कहना था कि हमारा जो अनुशासन भाव है पार्टी का, वो इतना मजबूत है कि हमारे यहाँ आने के बाद भी बीजेपी का नेता जो छोड़ के जाता है बीजेपी को, वो फिर लौट आता है। लेकिन आपको कांग्रेस में ये स्थिति नहीं मिलेगी कि वो बीजेपी में आया और फिर कांग्रेस में चला गया। नहीं, बहुत सारे मिल जाते हैं कई बार अभी जो है, लेकिन चूंकि लंबे समय से सरकार है तो इसलिए नहीं मिलते, लेकिन हो सकता है आने वाले दिनों में मिल जाए। लेकिन आप ये देखिए, इसमें जो भारतीय जनता पार्टी का नेता है जो सालों से संघर्ष कर रहा है, उनके अंदर का असंतोष तो हम कई जगह देख रहे हैं। उनमें भी नाराजगी हो रही है कि आप एक पार्टी से आए हुए नेता को अपने यहाँ लाते हैं और उसको हमारा नेता बना देते हैं। तो लीडरशिप जो थोपने का भारतीय जनता पार्टी में जो जिस तरह की एक नई राजनीति हुई है, वो भी कई लोगों को बेचैन कर रही है, और कई जगह हम उसको देख रहे हैं, साइड इफेक्ट देख रहे हैं उसके। लेकिन वो अभी तत्काल इसका साइड इफेक्ट का आपको असर दिखेगा। हाँ, कांग्रेस इसका फायदा नहीं उठा पा रही है। ये कांग्रेस के लिए भी आत्मनिरीक्षण का विषय। भदौरिया साहब, बहुत कम वक्त है, जी बताइए। जी देखिए आदरणीय शरद जी, आपने और दिनेश जी ने बिल्कुल कंक्लूजन निकाल दिया। सत्ता के साथ है, लंबे समय से सत्ता है, इसलिए ये सब मलाई चाट रहे। आप सागर में देखिए ना, भूपेंद्र सिंह और गोपाल भार्गव जैसे लोग सरवाइव कर रहे हैं, सीनियर मोस्ट नेता, और गोविंद राजपूत जैसे आके उन पे राज कर रहे हैं 4 दिन पहले भारतीय जनता पार्टी। चलिए अब आगे भूपेंद्र सिंह की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने क्या हालत कर दी कि उनकी सीडीआर निकल रही है। मतलब किसी की व्यक्तिगत सीडीआर निकलवाना लेकिन कितना गलत काम है, नियम विरुद्ध काम है, FIR होना चाहिए। दिग्विजय सिंह जी की सरकार थी, लेकिन बहुत बड़ी संख्या में दल बदल बीजेपी से कांग्रेस की तरफ नहीं हुआ था। तो कुछ चीजें तो हैं जिनको मानना भी पड़ेगा। आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। और